हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है एक भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी तल से जो है पृथ्वी तल से 6 RE की ऊंचाई पर पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है। एक दूसरे उपग्रह का परिक्रमण काल जो पृथ्वी तल से 2.5 RE की ऊंचाई पर परिक्रमण कर रहा होगा। तो यहाँ से आप RE कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RE प्लस में 6 RE, यानी ये होगा 7 RE। ठीक है, R1, इसको यदि आप R1 ले, R2 क्या हो जाएगा, तो RE प्लस 2.5 RE यानी 3.5 RE। ठीक है, तो R1 बाई R2 हो जाएगा 7 RE बट्टा में 3.5 RE। तो R2 जो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा R1 बट्टा में 2। ठीक है, R1 बट्टा में 2, तो यहाँ पे होता है T1/T2 ये हो जाएगा R1/R2 पावर में 3/2। ठीक है, यानी T1/T2 जो होगा ये होगा 2R1/R1 के पावर में 3/2, यानी ये हो जाएगा कितना, 24/T2 बराबर 2 के पावर 3/2। ठीक है, यानी T2 बराबर 24/2√2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना, 12/√2 गुने √2/√2, यानी 6√2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिएगा, तो अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका कारण, तो इसका कारण है संयंत्र के पृष्ठ तनाव का बढ़ना। अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका कारण है कि संयंत्र के पृष्ठ तनाव का बढ़ना। किसी द्रव की श्यानता तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। यदि कम तापमान पर श्यानता के साथ जो है श्यानताकर्षण भी बढ़ता है। ठीक है, एक अस्थायी अवस्था में किसी क्षण का ताप तो समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। अस्थायी अवस्था में किसी क्षण का ताप समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। किसी क्षण में ऊष्मा चालन के दौरान वह अवस्था का जब प्रत्येक परिच्छेद केवल ऊष्मा का चालन करता है, अर्थात परिच्छेद का ताप समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। ताप की जो अस्थायी अवस्था बदलती रहती है। अस्थायी अवस्था तथा स्थानांतरण के 3 प्रमुख कारक है। चालन के लिए ऊष्मा, ठीक है, चालन है, उसके बाद संवहन है, उसके बाद विकिरण। नेक्स्ट है कि किसी गैस के 2 नमूने ए और बी जो प्रारंभ में एक ही ताप पर आयतन V से एक ही ताप और दाब पर आयतन V से V/2 तक संपीड़ित किए जाते हैं, जबकि B को रुद्धोष्म अंतिम दाब क्या होगा, तो सी ऑप्शन, A का B से कम। तो किसी गैस के 2 नमूने ए व B से प्रारंभ एक ही ताप और दाब पर आयतन V से एक ही ताप पर दाब, ठीक है, एक ही ताप पर और आयतन V से V/2 तक संपीड़ित किया जाए तो अंतिम दाब जो है A व B से कम होगा। तो A का B से यहाँ पे क्या होगा, A का B से कम। ठीक है, A का B से कम हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि 2 वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके, तो देखिए, 2 वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके तापमान समान है। ठीक है, यदि उनके तापमान समान है। तापमान वस्तु के उष्णता या ठंडकपन की माप है। तापमान ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। धारा केवल तब प्रवाह होती है जब 2 वस्तुओं के बीच एक विभवांतर होता है। जब विद्युत आवेश एक दिशा में प्रवाहित होता है तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा में समय।
तो जब किसी उदासीन वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रगड़ते हैं तो वे नए आवेश उत्पन्न नहीं करती हैं। एक कूलम्ब आवेश होता है 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.602 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। कहता है किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके को कहते हैं। तो ये सी यानी विभेदन क्षमता। तो किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके को विभेदन क्षमता कहते हैं। ग्रेटिंग एक जो है ऑप्टिकल तत्व है जो कई अलग अलग तरंगदैर्घ्य से बने प्रकाश को जो विभाजित करता है। ठीक है, अगर एक ग्रेटिंग की रेखाओं की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक किरण नलिका के सिरों पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित विकिरण सी ऑप्शन यानी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटेगी। तो यदि एक्स किरण नलिका के सिरों पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटेगी। एक्स जो है किरण नलिका के लिए एक्स किरण बीच की न्यूनतम ऊर्जा और विरोधी विभव के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट, Fe2+ आयन में Z=26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे Fe2+ आयन Z=26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 4 है। ठीक है, कितना है? तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है। कहता है कि हैलोजन अम्लों की प्रबलता का क्या क्रम है? हैलोजन अम्लों की प्रबलता का क्रम है कि HF HCl, ठीक है, HBr और HI। ऑप्शन नंबर ए। तो किसी अम्ल की प्रबलता उसकी प्रोटॉन H+ आयन प्रदान करने की क्षमता से निर्धारित होती है। हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु के बीच बंध प्रबलता अम्लीय प्रबलता को भी प्रभावित करती है। दुर्बल हाइड्रोजन हैलोजन बंध के परिणाम स्वरूप यह प्रबल अम्ल बनते हैं। HI में हाइड्रोजन आयोडीन बंध अपेक्षाकृत दुर्बल है जो एक प्रबल अम्ल के रूप में इसकी स्थिति में योगदान देता है। HF में हाइड्रोजन जो है क्लोरीन बंध हैलोजन अम्ल के बीच सबसे प्रबल होता है जिसके परिणाम स्वरूप सबसे दुर्बल अम्ल होता है। H2S गैस जबकि H2 द्रव है, इसका कारण है सी ऑप्शन यानी H2O में हाइड्रोजन बंधन। तो H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका कारण है H2O में हाइड्रोजन बंधन। ऑक्सीजन के छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण H2O में अंतराण्विक बंधन मौजूद रहते हैं जिसके कारण कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। सल्फर का आकार बड़ा तथा विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण यह हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। ठीक है, जिसके कारण कमरे के ताप पर यह जो है गैस अवस्था में पाया जाता है। फिर कहता है कि भाप अंगार गैस संगठन है 50, इसका होगा बी ऑप्शन। तो देखिए भाप अंगार गैस 50% CO और 50% H2O का संगठन है। जल गैस होता है CO+H2। ठीक है, जल गैस होता है CO+H2। प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2 प्रोड्यूसर गैस। नेचुरल गैस होता है CH4 C2H6। LPG में होता है C4 LPG। LPG में होता है C4HCO- C3H8 और CNG में होता है मीथेन CH4। कहता है कि सिल्वर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सिल्वर सल्फेट बनता है और एक गैस निकलती है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। गैस है 122 का C SO2। तो सिल्वर की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सिल्वर सल्फेट बनता है और एक गैस निकलती है जो फूलों का रंग उड़ा देती है, यह SO2। ठीक है, Ag+H2SO4 ये बनेगा Ag2SO4 + H2O + SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के गुण
तो यह रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडों की गंध आती है। यह पानी में अत्यधिक घुलनशील है। SO2 एक प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट है। SO2 पानी में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है जिसके कारण इसका गुण अम्लीय हो जाता है। कहता है गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि 123 का होगा बी, क्योंकि यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण सांस के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। चूँकि गहरे समुद्र में नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है, जो गोताखोरों के ऊपर आने पर भयंकर दर्द उत्पन्न करती है। हीलियम रक्त में घुलित नहीं है, इसी कारण से गोताखोर गहरे समुद्र में ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण उपयोग में लाते हैं। कहता है कि आयनों की त्रिज्या का क्रम, तो ये हो जाएगा Mg2+ लेस देन Na+ लेस देन F-, ठीक है, लेस देन O2-। तो Mg2+ लेस देन Na+ लेस देन F- लेस देन O2-, यह है त्रिज्या का क्रम। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर घटती है। ठीक है, तो Mg2+ का नाभिकीय आवेश कितना है 12, Na+ का नाभिकीय आवेश है 11, फ्लोरीन का है 9, ऑक्सीजन का है 8। तो त्रिज्या का क्रम O2- ग्रेटर देन F- ग्रेटर देन Na+ ग्रेटर देन Mg2+। कहता कि अनुभार के बढ़ते क्रम में सबसे सही यौगिक की व्यवस्था बी। तो अनुभार के बढ़ते क्रम में हो जाएगा tRNA, ठीक है, tRNA, उसके बाद हो जाएगा tRNA, फिर rRNA, उसके बाद DNA। ठीक है, तो tRNA, rRNA और DNA। तो यहाँ पे tRNA का मोलिकुलर वेट जो है 25,000 से 30,000 डाल्टन होता है और rNA का मोलिकुलर वेट लगभग 35,000 डाल्टन होता है। ठीक है, mRNA का मोलिकुलर वेट लगभग 25,000 से आपको लगभग 25,000 से अधिक डाल्टन होता है। DNA का मोलिकुलर वेट 330 डाल्टन होता है, 330 डाल्टन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल है नोस्टॉक। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल नोस्टॉक है। लाल शैवाल को रोडोफाइटा भी कहा जाता है। यह समुद्री और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रजाति है। पिगमेंट फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन शैवाल के विशिष्ट जो है लाल रंग के जिम्मेदार है। हरी शैवाल में प्राथमिक प्रकाश संश्लेषक वर्णक क्लोरोफिल ए और बी के साथ साथ ज़ैंथोफिल और बीटा कैरोटीन जैसे सहायक वर्णक होते हैं। हरे शैवाल के प्रमुख उदाहरण हैं स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और बोलबॉक्स। स्पाइरोगाइरा को जो वाटर सिल्क कहा जाता है। दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक समूह है बी ऑप्शन, स्थूल गुणोत्तक, दीर्घोत्तक, दारू या चैलम। ठीक है, तो दृढ़ता प्रदान करने वाले हैं उत्तक, स्थूल गुणोत्तक, दीर्घोत्तक और दारू या झैलम। उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है जो संरचना में समान और एक विशेष कार्य और प्राप्त करने के लिए एक साथ करते हैं। पेरेन्काइमा उत्तक पतली दीवारों वाली कोशिकाओं से बना है और पत्तियों, फलों के गुर्दे और कई बीजों के एंडोस्पर्म में प्रकाश संश्लेषण उत्तक बनाता है। कोलेरेन्काइमा उत्तक मुख्य रूप से उत्तक का समर्थन करता है और उन्हें अनियमित कोशिका भित्ति होती हैं। परिपक्व स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं आमतौर पर मृत कोशिकाएं होती हैं। दृढ़ उत्तक के परिपक्व होने पर इसकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश हरितलवक नहीं होते। दृढ़ उत्तक पौधों की यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। कहता है कि कौन सा जोड़ा गलत है सी ऑप्शन।
तो देखिए अंजीर सेरोसिस गलत है। बेर का खाने योग्य भाग है बाह्य तथा मध्य भित्ति। बेर का खाने योग्य भाग है बाह्य तथा मध्य भित्ति। आम का है मध्य भित्ति। अंजीर और स्ट्रॉबेरी का है मांसल आस्य। ठीक है, अंजीर और स्ट्रॉबेरी इसका है मांसल आस्य। सुपारी का है भ्रूण। नारियल का है भ्रूण पोष। नारियल का भ्रूण पोष। मक्का देखिए पक्का गेहूँ, तो इसका है भ्रूण पोष और भ्रूण। पक्का गेहूं का भ्रूण पोष और भ्रूण। नेक्स्ट कहता है कि एटीपी से प्राप्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए एटीपी से प्राप्त ऊर्जा निम्न प्रयुक्त होती है, यानी परिम, देखिए परिम कोशिकाओं से खनिजों के अंतरा कोशिकीय स्थानों से आने में और मृदा से खनिजों के मूल रूप में जाने में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मृदा के खनिज के मूल रूप में जाने में। एटीपी अणु आमतौर पर 3 आवश्यक घटकों से बने होते हैं। पेंटोज शर्करा अणु यानी राइबोज शर्करा, फिर है नाइट्रोजन आधार एड्रीनाइन, फिर है 3 फास्फेट समूह जो पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव में गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? ए ऑप्शन यानी ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले गैसों का बढ़ता क्रम ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव में अपने प्रत्यक्ष योगदान के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण गैसें हैं जलवाष्प और बादल। ये इसका सूत्र HO है। ठीक है, और योगदान है 36 से 72%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये 9 से 26%। मीथेन CH4 4 से 9%। ओजोन यानी 3 से 7%। ये कहता है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? 131 का भी हंगूल या कश्मीरी टैग। तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगूल या फिर कश्मीरी टैग से संबंधित है। दाचीग्राम का अर्थ होता है 10 गांव। तो दाचीग्राम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। दाचीग्राम को राष्ट्रीय उद्यान 4 फरवरी 1981 को घोषित किया गया। यह उद्यान हंगूल या कश्मीरी हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है। कहता है कि कौन सा एक जो है वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? सी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का कारण जनसंख्या में वृद्धि नहीं है, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण स्तर, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की प्रक्रिया में मनुष्य ने जंगल, जो आर्द्रभूमि क्षेत्र, घास के मैदान जो आदि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिसमें वन्य प्राणियों एवं प्रजातियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। वो इनकी संख्या जो है दिनों दिन कम हो रही है। जानवरों के अवैध शिकार और उनकी तस्करी, जंगलों में आग लगा देना, प्रदूषण आदि मानवीय आपदाओं के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वन्यजीव का विलुप्तीकरण हो रहा है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगूल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है? सी ऑप्शन रोवोल्फिया। तो रोवोल्फिया पौधा सर्पगंधा कहलाता है। सर्पगंधा का उपयोग जहाँ उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, अस्थमा, मनोविकृति और जो सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है जो मलेरिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। मूलरोम अधिक विकसित होता है शाकों में। मूलरोम अधिक शाकों में विकसित होता है। मूलरोम परिपक्व क्षेत्र से विकसित होते हैं। पौधों में मूलरोम की मौलिक भूमिका मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना है। जड़ पौधों का अवरोही हिस्सा है जो कि मूलांकुर से विकसित होता है। पौधों के मूल रोम केशिका क्रिया के माध्यम से मिट्टी से पानी खींचते हैं। ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। पेप्सिन यह होता है
प्रोटीन प्लस पेप्टाइड रेनिन, केसीन और पैरोक्सिन में, एमाइलेज स्टार्च को बदलता है माल्टोज में, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में, ठीक है। और लैक्टोज ग्लूकोज में, लाइपेज जो है ये वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट, तथा प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? सी ऑप्शन, यानी एपर्चर का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बराबर होना चाहिए। तो जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध अथवा छोटा छिद्र पर पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणें छिद्र तथा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश की किरणों का इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब तरंगों का अपने मार्ग से आने वाले अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन के बारे में सर्वप्रथम गैरीमाल्डी ने बताया। विवर्तन का तरंग सिद्धांत के आधार पर जो व्याख्या फ्रॉनहोफर ने किया था, कहना कि बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का क्या नाम है? 137 का सी, चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं को चुंबकीय प्रेरण रेखाओं के नाम से जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण हैं। ये बंद और निरंतर वक्र हैं। ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर निर्देशित करता है। क्षेत्र रेखा पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। समांतर और समान दूरी वाली जो है दायर की रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। सीमित स्थान में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। और औसत कथन कौन सा है? बी ऑप्शन, बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है। तो यहाँ पे देखिए कि हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है, केल्विन तापक्रम मापने की इकाई है, ओम विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है, बेल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। कहता है कि किस चर का एसएचएम में चरम स्थिति पर शून्य मान है? तो यह है वेग। तो एसएचएम में वेग चरम स्थिति में शून्य मान है। एसएचएम में चरम स्थिति में जो है वास्तु तत्काल विश्राम की स्थिति में आ जाता है बल, और इसलिए त्वरण बल समीकरण के अनुसार उस बिंदु पर अधिकतम होता है। सरल आवर्त गति में प्रत्यायन बल कण के माध्य स्थिति में विस्थापन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, कहता है कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? बी ऑप्शन, यदि वस्तु अनंत पर है तो देखिए, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब एफ पर बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा, ठीक है, एफ पर बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा, छोटा, बड़ा या आकार में समान हो सकता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर, ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा आकार में बहुत छोटा, ठीक है, आवर्धन <-1। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है। कहता है कि किस गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? डी ऑप्शन। तो दबाव, आयतन और तापमान गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सार्वभौमिक गैस स्थिरांक का गुण उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिक जो फंक्शन का उपयोग थर्मोडायनेमिक प्रणाली की स्थिति को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। अवस्था का वर्णन दबाव, तापमान, आयतन, मात्रा आदि जिसे मापने योग्य स्थूल कोणों द्वारा किया जाता है, ठीक है। गैस मिश्रण के मोलर स्थिरांक और मोलर द्रव्यमान अनुपात को विशिष्ट गैस स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। गैस स्थिरांक का मान होता है 8.2057, ठीक है, मीटर क्यूब एटीएम पर मोल केल्विन। आदर्श गैस के लिए पीवी बराबर होता है एनआरटी। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी। पी है आदर्श गैस का दबाव, वी है आयतन, एन है मोल, आर है सार्वभौमिक गैस स्थिरांक, टी है आयतन, जी है तापमान, ठीक है।
कहता है कि संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं किसमें परिवर्तित नहीं होती हैं? तो डी ऑप्शन। तो देखिए, संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं जो पेरोक्साइड एवं फास्फाइड में परिवर्तित नहीं होती है वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं हवा या नमी के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है संक्षारण कहलाती है। लोहे धातुओं के ऊपर एक परतदार पदार्थ या लेप बन जाता है, इसे जंग लगना कहते हैं और उस लेप को जंग कहते हैं। जंग लगने पर लोहे पर भूरे रंग की परत पड़ जाती है, जबकि तांबे पर हरी परत जो है चढ़ जाती है, चांदी पर काली परत चढ़ जाती है। चांदी हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ प्रतिक्रिया करती है और उस पर सिल्वर सल्फाइड की एक परत का जो है काली परत बन जाती है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। जब तांबे का बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है तो इसकी सतह पर एक हरे रंग की परत बन जाती है। कॉपर जो है ऑक्सीकरण द्वारा संक्षारित होकर जिनमें यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता। नेक्स्ट आता आर्हेनियस के अनुसार HCl क्या है? ए। तो HCl एक आर्हेनियस अम्ल है। आर्हेनियस सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब कोई पदार्थ पानी में घुल जाता है। यह केवल उन्हीं पदार्थों को अम्ल मानता है जो जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं और केवल उन्हीं पदार्थों को क्षार मानता है जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। आर्हेनियस एसिड के उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr है। कुछ मजबूत आर्हेनियस क्षारों में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और लिथियम हाइड्रोक्साइड LOH शामिल है। कहता है परम शून्य क्या है? तो डी ऑप्शन। तो परम शून्य वह तापमान है जिस पर एक आदर्श गैस का दबाव शून्य होगा, यह मानते हुए कि यह तब तक गैस बनी रहती है। परम शून्य वह न्यूनतम संभव तापमान है जहाँ किसी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा अनुपस्थित होती है। परम शून्य की शून्य केल्विन तापमान के रूप में भी जाना जाता है। परम शून्य का मान फ़ारेनहाइट पैमाने 5059.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस पैमाने पर -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य का मान, ठीक है। तो परम शून्य को शून्य केल्विन तापक्रम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, शून्य केल्विन। और परम शून्य का मान फ़ारेनहाइट में 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 0 डिग्री केल्विन। परम शून्य पर कणों में कंपन की गति नहीं होती। अतः अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डी ऑप्शन। तो देखिए, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में सत्य कथन है। अल्फा कण अधिकतर सोने की पत्ती के माध्यम से शून्य विक्षेपण के साथ चलते हैं। एक छोटा सा अंश विक्षेपित होता है और 20,000 में से 180 डिग्री घूमता है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो है पश्चात परमाणु संरचना के संदर्भ में रदरफोर्ड ने मॉडल दिए हैं कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं आवेश एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित एवं इसका आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है एवं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भ्रमण करते हैं जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक की ओर लगने वाले विद्युत स्थितिक बल अभिकेंद्रीय बल से नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट है कि सेंट्रिओल किस प्रोटीन से बना होता है? तो ट्यूबुलिन। तो सेंट्रिओल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रोसोम एक कोशिका अंग है जिसमें बेलनाकार आकार की 2 संरचनाएं होती हैं जिसे सेंट्रिओल्स कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रिओल्स एक दूसरे से लंबवत स्थिर होते हैं। सेंट्रिओल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं,
ठीक है, डीएनए रहित होने के बावजूद सेंट्रीओल्स नए सेंट्रीओल्स बनाने में सक्षम है। ठीक है, ये सूक्ष्म नलिका जो है निश्चित केंद्र बनाकर कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। दो सेंट्रीओल्स में से डिस्टल सेंट्रीओल्स पूंछ या अक्षीय फिलामेंट बनता। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में विकास को नियंत्रित करता है? तो ए ऑप्शन यानी प्रोलैक्टिन। तो देखिए, प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दूध के निर्माण को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मस्तिष्क में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग में निर्मित और स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के अलावा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं, त्वचा, वसा, उत्तक, स्तन और गर्भाशय द्वारा भी स्रावित होते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन एल्वियोली को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। रक्त में अधिक प्रोलैक्टिन प्रवाहित होने की स्थिति को हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया कहा जाता है। रक्त में कम प्रोलैक्टिन प्रवाहित होने की स्थिति को हाइपोलैक्टिनिमिया कहा जाता है। सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? ए बी निगेटिव। ए बी निगेटिव सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। ठीक है, बी निगेटिव जो कुल जनसंख्या के 1.5% में पाया जाता है। बी निगेटिव जो कुल जनसंख्या के 0.6% और ए बी पॉजिटिव जो कुल जनसंख्या के 3.4% पाया जाता है। रक्त में मौजूद आरबीसी अपनी सतह पर कुछ अणुओं, जिन्हें एंटीजन कहते हैं, ले जाते हैं, जो यह निर्धारित करता है कि आपका रक्त समूह क्या है। एंटीजन माता पिता से आनुवंशिक रूप से में मिले जीन पर निर्भर करते हैं। इन एंटीजन को रक्त वर्ग के लिए जो है एक प्रणाली बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोलेस्टिकोनिन किसको उत्तेजित करता है? ये ऑप्शन। तो देखिए, कोलेस्टोकाइनिन पित्ताशय को उत्तेजित करता है। दाएं यकृत जो है लोब की निचली सतह पर एक पतली दीवार, काली नाशपाती के आकार की थैली होती है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यह यकृत द्वारा स्रावित पित्त को केंद्रित और संग्रहित करता है। सेक्रेटिन के अलावा ग्रहणी कोलेस्टिकोकाइनिन उत्पादन करती है। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को जो पित्ताशय की थैली में संकुचन को प्रेरित करता है और संग्रहित पित्त के परिवहन की अनुमति देता है। सिक्रेटिन हार्मोन जो है एपिडीमल एपिथीलियम कोशिकाओं, यकृत, कोलेजनोसाइट्स और जो अग्नाशयी वाहिनी कोशिकाओं में पानी और इलेक्ट्रोलाइट परिवहन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि लिनियस ने जीवों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो बी ऑप्शन यानी प्लांटे और एनिमिलिया। तो अरस्तु ने जीवों को प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया है, जबकि कैरोलस लिनियस ने जीवों को प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया है। वही टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया शामिल हैं। प्राणी वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग संघ है और सबसे छोटा भाग प्रजाति है। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम प्रभार, वर्ग, गंध, कुल, वंश, प्रजाति। पादप वर्गीकरण में प्रभार सबसे बड़ा वर्ग है और प्रजाति सबसे छोटा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर